Hello everyone and welcome to the English class. This is 10th class English and our chapter is Dust of Snow by Robert Frost. So students, आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पहले से ही सुना हुआ होगा। ये हमारे एक अमेरिकन पोइट हैं और ये जो जितनी भी इनकी स्टोरीज हैं, ये जितनी भी अपनी स्टोरीज में जितना भी इनका वर्क है, ये सब उसमें रियल लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं उसको डिपिक्ट करते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, सॉरो, जॉय, ये इन सब चीजों को अपनी पोएम से समझाने की बहुत ही ज्यादा मतलब इनका जो काम है वो इसी रियलिस्टिक चीजों पे ही बहुत ज्यादा है। और इस स्टोरी में भी आपको ये इसी चीजों के बारे में बताएंगे। सो उससे पहले कि मैं आपको ये स्टोरी के बारे में बताऊं, इसकी थीम के बारे में बताऊं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमें जब भी मतलब कभी कभी क्या होता है, जब भी हम कहीं जाते हैं, अगर कोई बिल्ली हमारा रास्ता काट जाए तो कहते हैं कि वो जो है एक बैड ओमन होता है। वो ये माना जाता है कि ये चीज जो है आपका जो दिन है वो अब अच्छा नहीं जाएगा, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें दूसरों से पता चलती है या फिर हमारे घरों से हमें पता चलती है। ये जितनी भी चीजें होती है ये सब हमारे दिमाग में बनाई होती है, ये सब मतलब। और इस पोयम में हम यही पढ़ेंगे कि पोएट इन सब चीजों को कैसे शैटर करते हैं। मतलब ये जो चीजें हैं ये खाली बस हमारे दिमाग का वहम होता है और कुछ नहीं। इस पोयम में हम पढ़ेंगे, जैसे बिल्ली का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, कैट का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं क्रो का। अब बच्चों, क्रो को देख के बहुत लोग कहते हैं कि क्रो एक बैड ओमन होता है। वो क्या शो करता है? वो डार्कनेस को शो करता है या फिर डेथ को शो करता है या फिर ग्लूम को शो करता है, ठीक है। सो ऐसा काफी लोग इस तरीके में मानते हैं। तो इस पोयम में जब हम पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन समरी पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि पोएट हमें क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस पोयम की समरी। सो लेट्स स्टार्ट। पोयम का टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। सो यहाँ पे जो डस्ट है, ये डस्ट कोई धूल या किसी मिट्टी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं डस्ट का मतलब किसी चीज का गिरना या किसी चीज का पोर होना, ठीक है। आगे जब मैं आपको इसकी पोयम की लाइन समझाऊंगा तब आपको इसका मीनिंग और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। सो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में हमारे दो बैड ओमन्स की बात करी गई है, यानी कि दो अशुभ चीजों की बात की गई है। पहली है क्रो, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्रो किस चीज को सिंबलाइज करता है, किसी डार्कनेस को, डेथ को या फिर ग्लूमीनेस को। और दूसरी जो चीज है इसमें वो है हमारी हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री बेसिकली एक ऐसा ट्री होता है जो कि पॉइजनस होता है। वो भी क्या है, डेथ को रिप्रेजेंट करता है, ग्लूमीनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में जो मूड सेट किया गया है वो ये सेट किया गया है कि पोएट का जो मूड है थोड़ा सा सैड है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान है और दुखी है। तो ये क्या कहता है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक क्रो है, वो एक हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ है और वो जो हेमलॉक ट्री है वो पूरा बर्फ से कवर्ड है। तो क्या होता है, जब पोएट उसके नीचे होता है तो पता नहीं ऐसा क्या, मतलब कुछ ऐसा होता है, या तो जो क्रो होता है वो अपने विंग्स को हिलाता है या फिर क्रो उड़ने वाला होता है। मतलब उसके मूवमेंट से जो भी बर्फ होती है उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर थोड़ी सी, वो पोएट के ऊपर गिर जाती है, ठीक है। इस पोयम में ये नहीं बताया कि वो बर्फ कैसे गिरती है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है या तो वो या तो जो वो क्रो है उसके विंग्स के हिलने से वो गिरी होगी नीचे, या फिर उसके उड़ने से। मतलब जैसे कोई फ्लाइट लेता है तो नीचे एकदम जोर लगाता है ना अपने पैरों से, तो उस वजह से क्या हो सकता है, वो बर्फ पोएट पे गिर गई हो, ठीक है। सो सेकंड स्टैंजा, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रू। तो पोएट कहते हैं कि जैसे ही उस क्रो के फ्लैप करने से या फिर उसके उड़ने से, जैसे ही वो स्नोफ्लेक्स उनके ऊपर गिरे, उनका जो मूड है वो एकदम चेंज हो गया, ठीक है। उनका जो मूड एकदम चेंज हो गया। अब हमें कैसे पता कि उनका मूड चेंज हो गया? क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने हमें बताया कि जो उनका मूड है वो बहुत ही ज्यादा डार्क था, ग्लूमी था। कैसे उन्होंने बताया? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में किसकी बात करी है, क्रो की बात करी है, हेमलॉक ट्री की बात करी है। और ये दोनों चीजों को हम ह्यूमन बींग्स को, मतलब जैसे हमने सीखा हुआ है कि ये दोनों चीज क्या है, बैड ओमन होती है ना। तो इससे पता लगता है कि पोएट का पहले मूड खराब था, ठीक है।
अब पोएट, लेकिन जैसे ही वो बर्फ का स्नोफ्लेक्स उनके ऊपर गिरी, उनका मूड क्या है, चेंज हो गया, उनका मूड अच्छा हो गया, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और उसने क्या किया, उनका जो बाकी का दिन था, जो बाकी का दिन बचा हुआ था, उसको भी सेव कर लिया ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। सो पोएट यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि ये जितने भी हमारी सोसाइटी के बिलीव्स हैं, ये भी जो मिथ्स हैं, ये बिलीफ नहीं, ये मिथ्स हैं, कि हम कह देते हैं कि जो बिल्ली जा रही है, ये रास्ता काट दिया, इसलिए खराब हो गया। अब आप एक बार बताओ कि जो बिल्ली तो जा रही है, वो तो जाएगी ना, उसको क्या पता कि हम उसको बैड ओमन मानते हैं, है ना। इसी तरीके से क्रो और हेमलॉक ट्री की हम बात करेंगे कि क्रो जो है, अगर वो क्रो उस वक्त उनके ऊपर बर्फ ना गिराता तो शायद उनका जो मूड है वो डार्क ही रहता, उनका मूड नहीं चेंज होता। उस क्रो ने उनके ऊपर जो बर्फ गिराई है, उसकी वजह से ही उनका जो मूड है वो चेंज हो गया। सो हमें ये सब जितने भी सोसाइटल बिलीव्स हैं, ये सब मिथ्स को हमें नहीं मानना चाहिए। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इस पोयम में इन्हीं चीजों को शैटर करने का मतलब एक प्रयास किया है। और उन्होंने ये बताया है कि लाइफ में ऐसी बहुत ही छोटी छोटी चीजें हमारे लाइफ में कुछ हो जाती हैं जो हमारी लाइफ में आगे चल के बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि इस छोटे से इंसिडेंट्स ने उनको ये बताया कि ये जो मिथ्स हैं, जो बिलीव्स हैं हमारी सोसाइटी के ह्यूमन बींग्स ने जो खुद से बनाए हैं, ये सही नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये थी इस पोयम की थोड़ी एक्सप्लेनेशन, ठीक है बच्चों। इस पोयम में जो है आपकी आयरनी शो हो रही है। अब आयरनी कैसे, क्योंकि देखो हमने इस पोयम में क्रो की बात कर रही है, हेमलॉक ट्री की बात कर रही है, और ये दोनों चीज जो हैं हम क्या मानते हैं, एक बैड ओमन मानते हैं, है ना। हमें मतलब यही लगता है कि अगर ये चीजें अगर हमें दिखेंगी तो हमारा जो है जो दिन है वो खराब हो जाएगा, या फिर ये जो है हमारी बैड लक का साइन होती है। लेकिन इस पोयम में आयरनी यही है कि जो पोएट है उनके लिए ये जो क्रो है, क्रो का जो फ्लैप करना था या उनका जो बर्फ गिराना था पोएट के ऊपर, ये उनके लिए पॉजिटिव शो हुआ, पॉजिटिवली उनके लिए वर्क किया। तो यहीं पे ये आयरनी शो कर रहा है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हमारी मतलब सोसाइटी से पता लगती हैं, मतलब हमारे ट्रेडिशन से भी कुछ कुछ चीजें जो है हमें पता लगती हैं, लेकिन एक्चुअली में जब हम उनको एक्सपीरियंस करते हैं तो जो ओपिनियन हमारा बना हुआ होता है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस पोएम में ये हमारी आयरनी थी, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसमें जो भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं क्या क्या थी, ठीक है, और इसकी राइमिंग स्कीम क्या थी पोएम की, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखते हैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जो इस पोएम में यूज हुई हैं। सो फर्स्ट इज एंजैबमेंट। एंजैबमेंट का मतलब होता है सेम सेंटेंस कंटिन्यूड इन 4 लाइन्स। बच्चों इस पोएम जैसे एंजैबमेंट का मतलब है वो सेंटेंस जो कि 3 या 4 लाइन में जाके खत्म हो रहा हो, किसी पैराग्राफ में खत्म हो रहा हो, है ना। आप इस पोएम में देखिए जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है किसी भी सेंटेंस के बाद, है ना। और वो पूरा जो पैराग्राफ है या पूरी पोएम कंप्लीट हो रही है लास्ट लाइन में जहां पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो इसी को एंजैबमेंट कहते हैं कि जहां पे पूरा सेंटेंस 4-5 लाइन में खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब हमारे ऐसे वर्ड्स जो कि सेम लेटर से स्टार्ट होते हों और क्लोजली प्लेस्ड हो, ठीक है। तो ये हमारे कहां देखे गए हैं, हैज और हार्ट में। हमारा सेकंड पैराग्राफ है जो उसकी फर्स्ट लाइन आप देखिए, हैज गिवन माय हार्ट। तो इसमें हैज और हार्ट जो है वो दोनों एच से स्टार्ट हो रहे हैं, और वो मतलब 1-2 वर्ड्स जो है वो अगर उनके बीच में 1-2 वर्ड्स हैं तो वो क्लोजली प्लेस्ड ही माने जाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा सेव्ड एंड सम। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ की 3rd लाइन है। ये दोनों वर्ड जो हैं बिल्कुल साथ में रखे गए हैं, तो ये भी हमारा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। थर्ड इज हमारा कॉन्सोनेंट्स। अब बच्चों कॉन्सोनेंट्स से मतलब हमें समझ में आता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवल्स, है ना। वॉवल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू और बाकी बचे कॉन्सोनेंट। सो कॉन्सोनेंट्स का मतलब जहां पे हमें रिपीटेडली कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही हो, ठीक है। तो जैसे हमारी लास्ट लाइन आप देखिए, पोएम की लास्ट लाइन है ऑफ अ डे आई हैड रूड। इसमें आप जैसे लास्ट वर्ड है ऑफ अ डे, हैड, रूड, तो सब में लास्ट में डी की साउंड आ रही है ना, डी की साउंड आ रही है, और डी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट। तो ये हमारा कॉन्सोनेंस भी है। अब इसमें राइमिंग स्कीम क्या यूज हुई है, फर्स्ट पैराग्राफ में ए बी ए बी। ये कैसे पता चला हमें, जैसे फर्स्ट लाइन खत्म हो रही है क्रो पे, ठीक है, सेकंड लाइन खत्म हो रही है मी पे,
तो फर्स्ट और सेकंड तो अलग अलग है, तो लेकिन जो फर्स्ट और थर्ड लाइन है वो दोनों राइम कर रही है। देखिए आप, क्रो और स्नो, और सेकंड और फोर्थ कैसे कर रही है, मी एंड ट्री। ऐसे ही हमारा सेकंड पैराग्राफ कर रहा है। सो बच्चों ये थी मेरी पोयम, 10th क्लास, हमने 10th क्लास की पोयम पढ़ी है। इसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।